हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है उसके यूनिट 1 के बारे में। ठीक है, हम फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। आपकी बुक का नाम है ये बुक का नाम है लिटरली क्रॉस करंट्स सिलेक्शन फ्रॉम लिविंग लिटरेचर एंड एंथोलॉजी ऑफ कोर्स एंड पोएट्री। ये आपके यूनिट का नाम है। ठीक है, स्टडी मटेरियल में से हम डिस्कस करेंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर स्टडी मटेरियल में से उसके नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये आपका डिसिप्लिन का कोर्सेस है, डिसिप्लिन का स्पेसिफिक कोर्स है, तो आपको इसको पढ़ना जरूर है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो जब इसका नेक्स्ट यूनिट आएगा तो आपको एक प्रकार से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है पोइट्री, विक्टोरियन एंड मॉडर्न पोइट्री। यहाँ पे मॉडर्न पोइट्री की बात करी गई है, मतलब आधुनिक कविताओं की बात करी गई है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्तमान में। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट्स के बारे में कुछ ये जो दिया गया है ये बुक के बारे में है। यहाँ से टर्मिनोलॉजी ऑफ पोइट्री, ये है, यहाँ से आपका मेन पॉइंट स्टार्ट होता है। टर्मिनोलॉजी ऑफ पोइट्री, पोइट्री की जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है। ठीक है, तो जो इसमें काफी सारे पॉइंट है। फर्स्ट जो है वो है मीटर। In English, verse is term refer to a pattern of stressed and understressed syllables indicated by sign like stressed and unstressed, respectively. You will find stable illusion in some of note append to the form of instance. ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ मीटर का मतलब होता है इंग्लिश इंग्लिश वर्स। मतलब जब इंग्लिश में पोइट्री लिखी जाती है तो पोइट्री में एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक पार्ट होता है वर्स। ठीक है, जो वर्स होता है द टर्म रेफर टू द पैटर्न, उसमें एक टर्म के हिसाब से, मतलब एक पैटर्न के हिसाब से पोइट्री को लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि पोइट्री को हम पैराग्राफ की तरह खुलेआम लिखते चले जाएंगे, नहीं, या फिर बड़े से बड़ा लिखेंगे, नहीं। पोइट्री को एक पैटर्न में लिखा जाता है। ठीक है, उस पैटर्न में कुछ चीजें फॉलो करी जाती हैं जो कि होती हैं stressed and understressed syllables indicate by the sign। ठीक है, ये जो साइन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ऊपर के हिस्से में आप साइन देख सकते हैं कि एपोस्ट्रोफी टाइप का है और एक चांद टाइप का साइन है। ठीक है, ये मीटर के उसमें आते हैं, ये मीटर को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, दीज आर द साइन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अंडरस्ट्रेस्ड। ये साइन है स्ट्रेस्ड और अंडरस्ट्रेस्ड के, जो कि इंडिकेट करते हैं लाइक स्ट्रेस्ड, ये इसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, you will find suitable illusion in some of notes append in the poem for instance। ठीक है, जब मैं आपको पोएम पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उस समय आप इन चीजों को पढ़ के वहां से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है मूस। इन ग्रीक मिथोलॉजी देयर वर 9 मूस। ठीक है, जब हम मूस की बात करते हैं तो ग्रीक मिथोलॉजी, मतलब ग्रीक भाषा में जो मिथोलॉजी है उसके अंदर अगर हम मूस की बात करें तो उसमें 9 मूस की बात करी गई, मतलब 9 मूसेस की बात की गई है। हु आर सिस्टर ईच अदर प्रेसेंडिंग डिनिटी ऑफ वन ब्रांच ऑफ लर्निंग। ठीक है, उसमें सारी की सारी जो मूस है वो एक दूसरे की सिस्टर्स के रूप में प्रेजेंटेड की जाती हैं। ठीक है, और सभी जो पढ़ाई होती है मिथोलॉजी की लर्निंग है उसके एक एक ब्रांच को सपोर्ट करती है। ट्रेडिशनली पोइट अप्लाइड अ पर्टिकुलर मूस फॉर एड फॉर id in assisting them to compress their works। ठीक है, तो जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो राइटर है पोम का, जब पोम लिखता है तो उस समय वो मूस का यूज करके उसे पर्टिकुलरली अपनी पोम में एक जगह देता है। ठीक है, जगह देता है जिससे कि उसकी जो पोएम है उससे उसका वर्क भी कंप्लीट हो जाता है और थोड़ी सी उसकी पोएम में अलग सा वो दिखाई देता है। ठीक है, और ये एक ट्रेडिशनल तरीका है। उसके बाद आता है सोनेट, अ वर्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग फोर्थ लाइफ 14 लाइन। ठीक है, अ वर्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग 14 लाइन, जब भी कोई वर्स कंटिन्यूइंग 14 लाइन मतलब 14 लाइनों तक कंटिन्यूअसली चलता रहता है तो उसे वो एक प्रकार से हम सोनेट कहते हैं। इन इंग्लिश ट्रांजिशन एज यूजुअली इबिक पेंटामीटर एंड कंप्लाइड राइम्स स्कीम आर यूज्ड। ठीक है, जब भी हम
आपने कभी कई बार पोयम पढ़ी होगी, तो जब हम पोयम को पढ़ते हैं, ठीक है, तो पोयम में ऐसा लगता है कि ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन से कनेक्टेड है, क्योंकि उसके लास्ट का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा सिमिलर होता है ऊपर की तरह, ठीक है, तो इसे हम सोनेट कहते हैं, जब ऊपर वाला नीचे वाला सिमिलर मिल जाता है। फिर आता है ओडी, अ लिरिक पोयम ऑफ सम लेंथ, ठीक है, एक पोएम जो कि लिरिकली होती है, कुछ कुछ लाइनों तक, मतलब उसकी कुछ लेंथ तक, सीरियस इन सब्जेक्ट एंड डिफाइंड इन स्टाइल, ठीक है, जब भी कोई पोएम की लेंथ होती है, ठीक है, काफी ज्यादा, उसके बाद उसे उसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है सीरियस पार्ट, ठीक है, बट उसे किसमें, स्टाइल में डिफाइन किया जाता है। ओड्स में वेरी फार फ्रॉम वाइडली पब्लिक प्रोक्लेमेशन टू प्राइवेट emotivate meditation especially characteristic of a romantics। अब ये जो ओड है, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये भी एक मिथोलॉजी, मतलब कि पोइट्री राइटिंग का एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि जब हम कोई पोएम लिखते हैं उसमें हम, अगर हम रोमांटिकली या फिर मोटिवेटली किसी चीज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा आता है ओड के अंतर्गत, ठीक है, ओड के अंदर आता है। जब भी हम कोई पोएम लिखते हैं जिसके अंदर हम मोटिवेटिव चीजों का यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट चीजों का यूज कर रहे हैं, मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं, या फिर स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक्स, अगर रोमांटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है बलाड, BALLAD, बलाड, अ नैरेटिव पोम एज यूजुअली सिंपल ओरिजिनली डिजाइन टू बी सung, ठीक है, एक ऐसी पोएम जो कि नैरेटिव द्वारा लिखी गई है, ठीक है, बता के द्वारा लिखी गई है, बट वो एक सिंपल पोएम है। दूसरा, वो ओरिजिनली डिजाइन टू बी सिंग, उसको इसलिए लिखा गया है कि हम उसे गा सकें, उस पोएम को गा सके, ठीक है, इसीलिए उस पोएम को लिखा गया है। उसके बाद आता है द फ्लोक ballad was compressed anonymously and handed down orally, often in several different visions, terrified by the use of reference। अब एक ऐसी पोएम जो कि नैरेटिव द्वारा बताई गई है, ठीक है, नैरेटिव की गई है, उसके बाद उसे सिंपली रूप में लिखा गया, उसे हम गा सकते हैं। द फ्लोक बर्ड वॉज कंप्रेस्ड एनोनिमसली, जो भी पोम होती है, ठीक है, फ्लॉक्स, जब उसे हम बोलते हैं तो उसे एनोनिमसली बोला जाता है, हैंडेड डाउन, जब कंप्लीट हो जाती है तो हम उसे हैंड डाउन कर देते हैं, ऑफन इन सेवरल डिफरेंट विजन्स, और अलग अलग विजन्स में हम उसे, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम उसे विजन्स में गा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग विजन्स में हम उसे गा सकते हैं। उसके बाद आता है मेटाफर, काफी ये वाला मेटाफर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादातर पूछा जाता है। फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बाय आइडेंटिफिकेशन और बाय समेशन वन ऑफ द अदर द मेक मीनिंग मोर इफेक्टिव, ठीक है, तो मेटाफर का मतलब होता है जब भी हम दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं जो कि एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, ठीक है, तो वो मेटाफर कहलाता है। और ये सब हम पोम में करते हैं, और किसके द्वारा करते हैं, उसकी आइडेंटिटी के द्वारा करते हैं। दो चीजों को जब हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं कि ये ज्यादा अच्छा है या फिर ये ज्यादा अच्छा है, तो ये मेटाफर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्माइल, सॉरी सिंपली, ठीक है, एन एक्सप्रेस्ड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट एज यूजुअली यूजिंग लाइक आर एज दे आर पॉपुलर डिवाइस यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव पोएम, ठीक है, जब भी हम पोएम में किसी दो, यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, बट यहाँ पे हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं सिमली में, तो यहाँ पे हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पे किन वर्ड्स का यूज करते हैं, लाइक और एज, ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा ही इज गुड पर्सन लाइक अ राहुल, ठीक है, तो ये यह एक अच्छा व्यक्ति है जैसे कि राहुल एक अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें सिमली का यूज कर रहे हैं, या फिर एज वर्ड का यूज करते हैं, तब हम यहाँ पे सिमली को देख सकते हैं सिंपली, ठीक है, तो ये थी। उसके बाद अभी कुछ और बाकी है। सिंबल, अनलाइक अ साइन विच मस्ट हैव ओनली वन फिक्स्ड मीनिंग, ठीक है, एक ऐसा साइन जिसका सिर्फ एक ही मीनिंग है, कोई और मीनिंग नहीं है। A symbol may begin from a simple comparison but develops into the larger and deeper meaning, ठीक है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंबल जो होते हैं उसका मीनिंग तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है, पर अगर हम उसे ज्यादा ध्यान से
सोचे तो उसका मीनिंग बहुत ही ज्यादा डार्क होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डीप होता है, हम उसे बहुत ही अंदर तक हम उसे समझना पड़ता है। कोई ऐसा शब्द जो कि ऊपर ऊपर से तो आपको ऐसा लगता हो कि आप समझ गए, बट उसका जो मेन मीनिंग है वो काफी ज्यादा डीपर है, ठीक है। But developer into a larger and deeper meaning. Symbols do not have a publicly accept meaning but take their significance from the context. ठीक है, जो भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं सिंबल के पास कोई अपना पब्लिकली मीनिंग नहीं है, जो कि हम पब्लिकली ये कह सके कि हाँ इस शब्द का एक पब्लिकली मीनिंग ये है, ठीक है, तो ऐसा उसके पास कोई मीनिंग नहीं है, उसके पास एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। सिग्निफिकेंट एक सिग्निफिकेंट मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट है जिसको पढ़ के आप ये बता सकते हैं कि हाँ मैं इस शब्द को समझ गया हूँ, बस इतना ही वो है, ठीक है। फिर आता है इमेजिनरी। नेक्स्ट, द टर्म रेफर टू use of language to represent descriptively things, action, or even abstract ideas frequently. A writer combines both visual and non-visual images. ठीक है, द टर्म रेफर्स टू यूज अ लैंग्वेज, मतलब एक ऐसी टर्म जिसमें हम एक ऐसी लैंग्वेज का यूज करते हैं, मतलब एक ऐसी भाषा का यूज करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रिप्टिवली थिंग्स, किसी भी एक चीज को बहुत ही ज्यादा समझा के प्रस्तुत करता है हमारे सामने, ठीक है। वो आता है इमेजिनरी के अंदर। जब यहाँ पे जो क्या करता है, पोइट क्या करता है, दो अलग अलग इमेजेस को एक दूसरे के साथ कंबाइंड कर देता है, ठीक है, जो जो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस है। जैसे कि अगर हम बात करें इमेजिनरी की है, तो पोइट ये सोच रहा है कि उसको प्रकृति के बारे में लिखना चाहिए, मतलब जो नेचर है उसके ऊपर लिखना चाहिए, ठीक है। और वहीं वो साथ में शहर के ऊपर भी लिख रहा है, ठीक है, जो यहाँ पे शहर है उनके ऊपर। तो यहाँ पे दो इमेजेस हो गई, नेचर और शहर, दोनों एक दूसरे के टोटली अपोजिट है, ठीक है। अगर नेचर रहेगा तो शहर नहीं बन सकते हैं, ठीक है, अगर शहर बन गए तो नेचर खत्म हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये दो चीजों को कंबाइन करके एक लैंग्वेज में कर देता है, विजुअल और नॉन विजुअल दोनों चीज को। फिर आता है एसोनेस। एसोनेस आता है द क्लोज repetition of similar vowel sound as usually in stressed syllables, ठीक है। जब भी हम एक ही शब्द का यूज काफी ज्यादा टाइम तक यूज करते हैं, एक ही वोवल का यूज या साउंड का यूज हम करते रहते हैं बार बार अपने पोएट्री में, तो वो एस में आता है। एलिट्रेशन, द क्लोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट साउंड एज यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड एज कॉल्ड हेड राइम्स, ठीक है। अब जब हम कांस्टेंट वर्ड्स का यूज करते हैं अपनी पोम में, बिल्कुल शुरुआत में ही जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिपीटेशन करते हैं, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो किस में आता है, एलिट्रेशन में आता है, जिसमें हम कांस्टेंट साउंड्स का बार बार यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है राइम, ठीक है। राइम तो आपको पता ही होगा, राइम क्या होता है, मतलब लय लय के साथ उस चीज को गाना, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर एंड डुप्लीकेट साउंड ऑफ अ वर्ड दैट एंड ऑफ लाइन इन अ वर्स, ठीक है। एक वर्ड या फिर साउंड जो कि एंड में वर्स की तरह खत्म होती है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, इस तरह उसे हम राइम कहते हैं। जैसे कि आपने राइमिंग सुनी होंगी, काफी सारी राइमिंग्स होती हैं आजकल तो, यूट्यूब पे भी काफी सारी राइमिंग्स आती है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जिसको सुनने में ऐसा लगता है कि हाँ लास्ट वाली लाइन जो लाइन अभी बोली गई है उससे सिमिलर है, ठीक है। फिर राइम स्कीम क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ राइम इन अ यूनिट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जो राइम्स होती है उसकी अरेंजमेंट इस तरह की जाती है कि वो एक वर्स बन जाए, ठीक है। The four-line stanza or a quatrain frequently has a rhyme scheme of अब, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया राइम स्कीम के बारे में, तो सिंपली राइम स्कीम 4 लाइन का स्टैंजा हो सकता है, मतलब कोई भी 4 लाइन का एक स्टैंजा हो सकता है, या फिर आपकी आधी पोयम हो सकती है, क्वार्टर हो सकता है, ठीक है। तो ये बताया गया। उसके बाद राइम को इस तरह बोला जाता है, सिंपली हम कह सकते हैं कि राइम 4 लाइन की एक ऐसा होता है जिसमें 4 लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और जिनका लास्ट का पार्ट एक प्रकार से इस तरह होता है कि पिछले वाले का भी लास्ट का पार्ट सेम ही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रामेटिक मोन्योलॉजी, सॉरी मैं जरा इसे क्लियर कर देता हूँ। तो ड्रामेटिक मोनोलॉजी के बारे में बात की गई है। अ पोम consisting of a word of a single character who reveals in his speech his own nature and dramatic situation, ठीक है। तो जो भी हम कह सकते हैं जो स्पीच या फिर जो पोम है, वो एक ऐसा वर्ड को कंसिस्ट कर रही है जो कि सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है, जो सिंगल कैरेक्टर वर्ड को
कंसिस्ट करके मतलब अपने साथ रख रही है, और साथ में हु रिवील्स इन हिज स्पीच, जो कि उसकी स्पीच के अंतर्गत भी हम देख सकते हैं, इन हिज ओन नेचर एंड ड्रामेटिकल सिचुएशन, उसके जो पोम लिखने वाला राइटर है उसके ओन नेचर में ये शब्द है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ड्रामेटिकली उसके उसमें है। तो द ड्रामेटिक मोनोलॉजी डिस्क्लोज द फिजिकोलॉजी ऑफ अ स्पीकर एट अ सिग्निफिकेंट मोमेंट। अब ड्रामेटोलॉजी क्या करती है, उस समय के लिए जो भी स्पीकर है, जो भी स्पीच दे रहा है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट मोमेंट के लिए उसकी डिस्क्लोज कर देती है फिजिकोलॉजी, उसकी फिजिकोलॉजी को कुछ समय के लिए बंद कर देती है, ठीक है, और ड्रामेटिकल मोनोलॉजी काम करती है वहां पे। उसके बाद आता है पुन, इसके बाद आता है पन, PUN, वर्ड प्लेइंग, वर्ड प्ले इन्वॉल्विंग फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड विद टू डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, एक ऐसा वर्ड का यूज करना जिसके दो मीनिंग है। दूसरा, सिमिलैरिटी ऑफ मीनिंग इन टू वर्ड्स स्प्लिट डिफरेंटली बट प्रोनाउंस्ड द सेम, ठीक है, एक ऐसा ऐसे दो वर्ड्स जो कि एक तरह से बोले जाते हैं, ठीक है, पर उनकी जो लिखने की स्पेलिंग होती है वो अलग होती है और उनकी मीनिंग सेम होती है। उसके बाद थर्ड, टू वर्ड प्रोनाउंस्ड एंड स्प्लिट समवट द सेम बट कंसिस्टिंग डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, दो ऐसे शब्द जो कि सेम उसमें बोले जाते हैं बट उनकी मीनिंग एकदम डिफरेंट होती है, ठीक है। ऐसे कई उदाहरण आप देख सकते हैं, अभी मेरे को उदाहरण याद नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे करिए कि सपोज करिए दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम सेम में बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे राम और राम, RAM रिम, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का सिमिलर टाइप का हो जाता है, बट यहाँ पे जो इनकी मीनिंग है वो एकदम डिफरेंट है, ठीक है, तो ये है। उसके बाद आता है pastoral, the term that cover the variety of literary poem, the only consist characteristic of postal literary that is concern country life, ठीक है, पोस्टल कवर वैरायटी ऑफ लिटरेरी फॉर्म, जो पोस्टल है वो वैरायटी मतलब पोइट्री में लिटरेरी फॉर्म का जो लिटरेरी फॉर्म है, लिटरेचर फॉर्म है, ठीक है, उसके कई सारे वैरायटी को कंसिस्ट करता है, अपने अंदर रखता है, और द ओनली कंसिस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्टल लिटरली लिटरेचर इज दैट कंसर्न कंट्री लाइफ, ठीक है, तो ये जो पोस्टल है ये लिटरेचर को कंसिस्ट करता है, मतलब अपने अंतर्गत रखता है, और साथ में उसके इसी के ऊपर आपके जो कंट्री की लाइफ है वो बेस करती है, कंसर्न करती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है, और इस वीडियो को जितना हो सके उतने से उतना ही शेयर करें, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो सबको इस वीडियो के बारे में पता होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरा टेलीग्राम का और फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं वीडियोस के नोटिफिकेशन देता रहता हूँ, लाइव अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।